हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग कंपैरिजन करेंगे एनएरोबिक रिस्पायरेशन और एरोबिक रिस्पायरेशन को। एनएरोबिक रिस्पायरेशन के बारे में बात करता हूँ तो एनएरोबिक रिस्पायरेशन में 2 एटीपी बनता है, जबकि एरोबिक रिस्पायरेशन में 38 एटीपी बनता है। एरोबिक रिस्पायरेशन में एनएरोबिक रिस्पायरेशन के कंपैरिजन में 19 टाइम्स ज़्यादा एटीपी बनता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है और ये सवाल पूछा गया है नीट एग्जाम में। एनएरोबिक रिस्पायरेशन में ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, जबकि एरोबिक रिस्पायरेशन में ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। ये बात पे आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। एनएरोबिक रिस्पायरेशन में NADH रीऑक्सीडाइज होकर जब NAD को बनाता है तो ये एक स्लो प्रोसेस होता है, और एरोबिक रिस्पायरेशन में जब NADH रीऑक्सीडाइज होकर NAD बनाता है तो ये एक विग्रस प्रोसेस, यानी कि एरोबिक रिस्पायरेशन में और एनएरोबिक रिस्पायरेशन में दोनों में NADH से NAD बनता है, बट एनएरोबिक रिस्पायरेशन में स्लो प्रोसेस से बनता है और एरोबिक रिस्पायरेशन में फास्ट प्रोसेस से बनता है, मतलब बहुत तेजी से यहाँ पे होता है ये प्रोसेस। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। अब यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा रिएक्शन लेते हैं, ठीक है, जहाँ पे ग्लूकोज जो है वो 6O2 के साथ में रिएक्शन करता है, जिससे हमें 6CO2 मिलता है प्लस 6H2O मिलता है, प्लस यहाँ पे हमें एनर्जी मिलता है। इस एनर्जी को हम लोग यूज करते हैं। क्लियर है। अब इस रिएक्शन को हम लोग रिस्पायरेटरी पाथवे कहते हैं, और इस रिस्पायरेटरी पाथवे को हम लोग कैटाबोलिक रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि इस रिएक्शन में ग्लूकोज एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर, CO2 एक सिंपल मॉलिक्यूलर, जब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से सिंपल मॉलिक्यूल बनता है तो इस रिएक्शन को हम लोग कैटाबोलिक रिएक्शन कहते हैं। बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बट आज का जो कंसेप्ट है ये चेंज हो चुका है। आज हम लोग रिस्पायरेटरी पाथवे को कैटाबोलिक रिएक्शन नहीं कहते हैं, जबकि आज हम लोग रिस्पायरेटरी पाथवे को एम्फीबोलिक पाथवे के नाम से जानते हैं। अब ये कंसेप्ट कैसे चेंज हुआ इस चीज़ को हम लोग सीखने वाले हैं। अब अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी को ऑब्टेन करना चाहते हैं, क्या अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी को ऑब्टेन करना चाहते हैं तो इस कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में चेंज होना पड़ेगा। ये बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट में जैसे स्टार्च है कार्बोहाइड्रेट है, ग्लाइकोजन है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कोई भी कार्बोहाइड्रेट हो, अगर उस कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी को ऑब्टेन करना चाहते हैं तो उस कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में चेंज होना पड़ेगा। ये बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। ग्लूकोज से फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 bis फॉस्फेट बनता है, फिर फ्रक्टोज 1,6 bis फॉस्फेट टूटता है और टूटकर PgAl बनाता है और DHAP बनाता है। PgAl जो है वो DHAP में चेंज हो सकता है और DHAP जो PgAl में चेंज हो सकता है। ये बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब ये जो PgAl है, इस PgAl से आगे BPGA बनता है, BPGA से फिर 3PGA, 3PGA से फिर 2PGA बनता है, 2PGA से फिर पेप बनता है और पेप से फिर पायरुविक एसिड बनता है, और पायरुविक एसिड से फिर क्या बनता है, एसिटाइल कोएंजाइम A बनता है, और फिर एसिटाइल कोएंजाइम A जो है वो क्रेब साइकिल में इंटर करती है। बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। तो ग्लूकोज से पायरुविक एसिड का बनना, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड का बनना ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है, और पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम A का बनना लिंक रिएक्शन कहलाता है। और ये जो एसिटाइल कोएंजाइम A जो है वो क्रेब साइकिल में इंटर कर जाती है। बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब अगर हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाए, अगर हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाती है तो हमारी बॉडी, ठीक है, तब जो हमारी बॉडी है ना वो फैट का यूज करती है एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए। क्लियर है। अब देखो, फैट का सबसे पहले हमारी बॉडी क्या करती है, तोड़ती है, और फैट को तोड़ने के लिए लाइपेज एंजाइम का यूज करती है। जब फैट टूटता है तो फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल बनता है। क्लियर है। अब अगर हम ग्लिसरॉल से एनर्जी को ऑब्टेन करना चाहते हैं तो ये ग्लिसरॉल PgAl के लेवल पे एंटर करता है, और उसके आगे की जो कहानी है वो सेम होता है। अगर हमें फैटी एसिड से एनर्जी को ऑब्टेन करना, फैटी एसिड में जैसे पोमेटिक एसिड एक फैटी एसिड है, अगर हम फैटी एसिड से या पोमेटिक एसिड से एनर्जी को ऑब्टेन करना चाहते हैं तो इस फैटी एसिड को एंटर करना होगा एसिटाइल कोएंजाइम A के लेवल पे, ठीक है। तो ये जो फैटी एसिड है, इस फैटी एसिड जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम A के लेवल पे एंटर करती है, फिर इसके आगे की कहानी सेम होती है और फिर हमें एनर्जी मिल जाती है, ठीक है। अब अगर फैट भी हमारे बॉडी में खत्म हो जाता है तो हमारा बॉडी यूज करती है प्रोटीन को, तो हमारी बॉडी जो है वो किसका यूज करती है भाई, प्रोटीन का यूज करती है। बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हमारी बॉडी क्या करती है, इस प्रोटीन को सबसे पहले तोड़ती है, तो प्रोटीन को तोड़ने के लिए प्रोटीज एंजाइम का यूज करती है। अब जब ये प्रोटीन टूटती है तो एमिनो एसिड बनता है। अब इस एमिनो एसिड में जैसे ये हमारे पास एक ये अमीनो एसिड है, ठीक है। अब अमीनो एसिड में हम क्या करते हैं, अमीनो ग्रुप को हटा देते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डीएमिनेशन कहते हैं। तो अमीनो एसिड का जब हम लोग डीएमिनेशन कहते हैं, डीएमिनेशन कहने का मतलब कि अमीनो ग्रुप, अमीनो एसिड में से अमीनो ग्रुप को हम हटा देते हैं, ठीक है। तो अमीनो एसिड का जब हम लोग डीएमिनेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, डीएमिनेटेड अमीनो एसिड मिलता है। अब ये डीएमिनेटेड अमीनो एसिड बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर, यानी कि ये स्ट्रक्चर के आधार पे कि ये न्यूट्रल अमीनो एसिड है
या बेसिक अमीनो एसिड है या एसिडिक अमीनो एसिड, इस आधार पे ये 3 जगह पे एंटर कर सकती है। पहला जो डीएमिनेटेड अमीनो एसिड है ये पायरुविक एसिड के लेवल पे भी एंटर कर सकती है, या फिर ये एसिटाइल कोएंजाइम ए के लेवल पे एंटर कर सकती है, या फिर ये जो डीएमिनेटेड अमीनो एसिड है ये क्रेब्स साइकिल में भी एंटर कर सकती है। बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। अब देखो कार्बोहाइड्रेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए का बनना ये एक रिस्पायरेटरी पाथवे कहलाता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, रिस्पायरेटरी पाथवे कहते हैं, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए का बनना एक रिस्पायरेटरी पाथवे, ये बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब इस रिस्पायरेटरी पाथवे में अगर मैं एसिटाइल कोएंजाइम ए के बारे में बात करता हूँ और इस अगर मैं फैटी एसिड के बारे में बात करता हूँ, ठीक है, किसकी, अगर मैं यहाँ पे देखो थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, देखो अगर मैं यहाँ पे देखो दिखाई दे रहा है ना, हाँ ये देखो ये हमारे पास फैटी एसिड, ठीक है। अगर हम फैटी एसिड और एसिटाइल कोएंजाइम ए के बारे में बात करता हूँ तो फैटी एसिड एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है और एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है सिंपल मॉलिक्यूल है फैटी एसिड के कंपैरिजन में। तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से जब सिंपल मॉलिक्यूल बनता है इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, कैटाबॉलिज्म कहते हैं। बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। और जब हमारे बॉडी में फैटी एसिड खत्म हो जाती है, क्या होती है, जब हमारे बॉडी में फैटी एसिड खत्म हो जाती है तो हमारे बॉडी एसिटाइल कोएंजाइम ए से फैटी एसिड को बनाती है वापस। अब देखो एसिटाइल कोएंजाइम एक सिंपल मॉलिक्यूल है और फैटी एसिड एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। तो सिंपल मॉलिक्यूल से जब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनता है तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एनाबॉलिज्म कहते हैं। बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। और एसिटाइल कोएंजाइम ए एक रिस्पायरेटरी पाथवे का पार्ट है। तो यहाँ पे हम इस रिएक्शन में हम क्या कर रहे हैं, रिस्पायरेटरी पाथवे का यूज कर रहे हैं दोनों प्रोसेस में, कैटाबॉलिज्म में भी यूज कर रहे हैं और एनाबॉलिज्म में भी यूज कर रहे हैं। इसलिए हम लोग रिस्पायरेटरी पाथवे को एम्फीबॉलिक पाथवे कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्फीबॉलिक पाथवे कहते हैं। बात आपको ध्यान रखना है क्योंकि एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो एक्चुअली में रिस्पायरेटरी पाथवे का पार्ट है और इस पार्ट को हम यूज कर रहे हैं दोनों प्रोसेस में, कैटाबॉलिज्म में भी यूज कर रहे हैं और एनाबॉलिज्म में भी यूज कर रहे हैं। इसलिए आज हम लोग रिस्पायरेटरी पाथवे को एम्फीबॉलिक पाथवे कहते हैं। बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे आरक्यू वैल्यू को डिस्कस करेंगे, यानी कि रिस्पायरेटरी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, क्लियर है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है दोस्त तो लाइक करना।